करें। ठीक है, अब ये देखिए आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करें, प्लानिंग की बात करते हैं, तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से होता है। हम कहते हैं कि जो आर्थिक नियोजन की बात करते हैं, प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 रुपये हैं, आपने कहना है यार 50 रुपये को मुझे किस तरीके से खर्च करना है, आपने प्लानिंग तैयार करी, मुझे इतना पैसा यहाँ पर खर्च करना, इतना पैसा करना है, इतना बचत करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में रहती है ना, जितने भी आप लोग जो है सारे गृहिणी हैं, सब लोग इस चीज़ को भली भांति समझते होंगे, तो इसी पर ये टॉपिक बेस्ड है। तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करती है। एक निर्धारित निश्चित अवधि की हम बात करें, हमने कहा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की हम बात करते हैं, तो इस तरीके से इसको निर्धारित की जाती है। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम, जिसे हम प्रोग्राम की नीतियाँ पॉलिसी का निर्धारण यहाँ पर करती है कौन, आर्थिक नियोजन की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की, बताइए, आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार करी। सर एम विश्वेश्वरैया। सभी लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयत्न करें, क्वेश्चन बनेगा कि आर्थिक रूप में किसने इसको किया था, तो इस चीज को ध्यान में लेके एस एम वैश्विक रैया करके है, तो ये 1934 को 1934 में ये किया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पूछा जाएगा कि वर्ष 1944 में भारत गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। गांधीवादी परियोजना की हम बात करते हैं, तो ये प्रतिपादित की गई थी श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने की गई थी। अब यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा प्रदान करता है, बताइए किसके हितों की परीक्षा करता है। जब हम बात कर रहे हैं कि भारत का विकास मॉडल, देखिए किसी से भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी पानी फिरते रह जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो विकास का अगर आप भारतीय मॉडल की बात करते हो, किसकी हितों की सुरक्षा की बात करते हो, वो क्या करेगा, व्यक्ति और साथ ही राज्य दोनों के हितों की बात। जैसे आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात में बात करी, राज्य की जब नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, हम राज्य की संकल्पना की बात करते हैं, तो उसमें क्या आता है, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य के हितों की बारे में बात करता है, जितने भी उसमें जो चीज़ें रखी गई है, जो राष्ट्र के, जो हम राष्ट्र की बात करते हैं और एक राज्य की बात करते हैं, राज्यों के हितों की क्या करते हैं, वो सारे व्यक्तियों के चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसी के हितों की सुरक्षा यहाँ पर बात की जाती है। अब राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमीशन के अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, मैं कल ये क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आप मुझे इसका आंसर दोगे, मैं सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, अगर इसके कहीं जन्मदाता किसे माना गया है, राष्ट्रीय योजना समिति के जन्मदाता कौन है, सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष की बात करें, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योजना थी, यहाँ पर समिति आ गई, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन था, कौन होता है, प्रधानमंत्री सर। योजना आयोग का अध्यक्ष किसे माना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को, बताइए। और नीति आयोग का अध्यक्ष सर किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री सर, नीति आयोग, प्रधानमंत्री को। ये क्या सर, नीति आयोग और योजना आयोग एक ही तो है, अभी नाम बदल दिया ना प्रधानमंत्री। हाँ जी सर, हाँ जी कंफर्म, हाँ जी सर, जी सर, उसका नाम बदल कर। ठीक है, अच्छी बात है, मैं तुम्हें देखना चाह रहा था, याद ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, 1952 में हुआ था, 6 अगस्त 1952 को किसका गठन किया गया था,
राष्ट्रीय विकास परिषद की राष्ट्रीय हम विकास बात करते हैं। परिषद। विकास तो परिषद। अब नियोजित विकास मॉडल, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, फिर आप थोड़ा सा भूलना शुरू कर लोगे, देखिएगा। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? कि 1 अप्रैल 1951। योजनाबद्ध तरीके से भारत को किस तरीके से विकास के प्रगति पथ पर ले जाया जाए, तो उसके लिए एक मॉडल, नियोजित विकास मॉडल को उसको लाया गया था। ये 1 अप्रैल 1951 में ये लाया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1952 में क्या लाया गया था और 1951 में क्या लाया गया था? सर 52 में राष्ट्रीय विकास परिषद और 1951 में नियोजित विकास मॉडल। पक्का है? जी सर। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो नियोजित विकास मॉडल 1951 में है और 52 में आपका विकास राष्ट्रीय विकास परिषद आया था। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? पंचवर्षीय जो योजना थी तो किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर योजना। जो हेराल्ड डोमर योजना पर, डोमर तो योजना। इस पे थी। या देखिएगा, कोई ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई, ये तो सभी को आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर योजना। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या है, हेराल्ड डोमर योजना किससे संबंधित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना सर। पंचवर्षीय प्रथम योजना। पंचवर्षीय योजना। तो उल्टा सुल्टा दोनों तरीके से लेके चलिएगा, मैं कई दफे से आप लोगों को कहते हुए आया हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, अब यहाँ पर आ गया, देखो इसी से मैंने कहा कि यहाँ पर आप देखो, अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ना सॉरी, किस योजना के दौरान की गई थी? सर फर्स्ट हाँ, जब पंचवर्षीय योजना। प्रथम योजना में। पंचवर्षीय योजना आई थी, तो प्रथम योजना में आपको भी क्वेश्चन गया, प्रथम क्या थी? पंचम योजना मतलब पहली योजना आई थी जब। तो अब यहाँ पर देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिक कार्य क्या था? अगर उसकी मुख्य क्या थी, उसका लक्ष्य क्या था? सर कृषि का विकास करना, इवन दूसरी का भी यही था। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये क्या था? कृषि का विकास करना। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था? फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि देश प्रथम में पंचवर्षीय योजना। समाजवादी समाज की स्थापना की जो संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? अब ये याद रखिएगा कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय पंचवर्षीय द्वितीय। योजना के अंतर्गत संकल्प लिया गया था। द्वितीय। ठीक है। जी। अब मुझे ये बता सकते हैं कोई कि जो ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की, किस वर्ष की गई थी, या कौन से योजना के अंतर्गत की गई थी? ग्रामीण बोर्ड की। सर फर्स्ट में। मुझे क्या पता? सर आपको ही पता है, हमें नहीं आता। ये देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा है, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ग्रामीण बोर्ड की स्थापना, मैंने पूरा नहीं बताया, मैंने एक चीज़ पर ग्रामीण बोर्ड कहा। तो यहाँ पर आपकी प्रथम योजना के अंतर्गत की गई थी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यह याद रखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविकता शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई, और इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार किसे माना गया है? पीसी महालनोबिस जी को माना गया, जी को माना गया। अब यहाँ पर देखिए कि भारत में अवनत योजना किस अवधि में प्रभावी थी? रोलिंग प्लान की अगर हम बात करते हैं तो किस
अवधि में ये प्रभावित थी? अनुरत योजना कब लागू की गई थी? 78 to 80। अनुरत योजना तो साल था 1978 से 80 के मध्य ये किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा। जी। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि से ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? अब जो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया, कहीं ना कहीं ऋणात्मक तरीके से रही? तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने कहा कि प्रथम और द्वितीय क्या थी? कृषि पर आधारित थी। ठीक है, कृषि के विकास से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर क्या कृषि जब पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ऋणात्मक विकास कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया गया था। ये समझ गए? अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। सर ये एक मिनट सर, ये ऋणात्मक विकास से मतलब क्या हुआ कि कोई विकास ही नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ मगर वो उतनी सही उन्नति में नहीं गया, तो माइनस की तरफ रहा। मतलब जैसे अगर मैंने रखा है कि मैं 500 किलो करूंगी तो 500 किलो नहीं हुआ, वो 100-200 तक ही हाँ, पहुंचा। तो क्या हमने एक टारगेट फिक्स करा, हमने कहा इस वित्तीय वर्ष में हमने इतने का लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई। अब जब लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई तो ये क्या हुआ? ऋणात्मक की तरफ। अब हम ये देखिएगा, जब हमने कहा द्वितीय वर्ष में हमने कहा कि कृषि में हम 1000 कुंटल गेहूं का उत्पादन करेंगे, तो 1000 कुंटल गेहूं से वो 1200 कुंटल तक पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या हुई? कृषि में यहाँ पर ऋणात्मकता रही या यहाँ धनात्मक पॉजिटिव हुआ धनात्मकता रही? सर, वो तो पॉजिटिव धनात्मकता धनात्मक क्या? पॉजिटिव रही। पॉजिटिव अब जब हुआ। हमने लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति नहीं हो पाई तो यहाँ पर वो उस टाइम का टाइम पीरियड क्या कहलाया जाएगा? वो ऋणात्मकता की तरफ रहेगा। समझ में आ गया? जी सर। अभी कोई क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि ऋणात्मकता की तरफ बढ़ी? ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पर आप देखिए, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में का विषय लिया है। तो ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन बने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को कौन सी अनुसूची में स्थान दिया गया? पहले कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में। 7वीं। और 7वीं अनुसूची में जब इसको स्थान दिया गया था तो 7वीं अनुसूची की कौन से सूची में इसको संबद्ध किया गया? समवर्ती सूची का विषय इसको बना दिया गया। तो यह देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है बने। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब ऊपर बात करेंगे अउन्नत योजना का प्रतिपादन या कहे इसका जन्मदाता कौन होंगे? गुनार मिडल करके देर का है, इनके द्वारा ये की गई थी। इनकी जो पुस्तक थी अउन्नत योजना के गए द एशियन ड्रामा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, द एशियन ड्रामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुनार मिडल। तो गुनार मिडल द्वारा इसको रचा गया है। ये किताबें पूछी जाती हैं, याद रखिएगा, पुस्तकों को बहुत दफे बनता है, तो ये पुस्तकों को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, द एशियन ड्रामा किसके द्वारा रचा गया है? ये द एशियन ड्रामा किससे संबंधित है? गुनार मिडल द्वारा लिखा गया था, रोलिंग प्लानिंग के लिए। तो रोलिंग प्लानिंग के लिए किया गया। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार को जाती है। जनता पार्टी कौन थी? बीजेपी। और ये उसकी सरकार जिसमें जनता पार्टी की सरकार थी, DT लकड़ा वाला क्या दिया है? लड़का जी वाला, सर, वही है DT लकड़ा वाला। ये जाता है। तो क्वेश्चन इतना बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा कि रोलिंग प्लानिंग को भारत में श्रेय देने का या कहें उसको प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जनता पार्टी को जाता है। तो द एशियन ड्रामा किससे संबंधित है? रोलिंग
प्लानिंग से रिलेटेड है। किसके द्वारा लिखा है? गुनार मिंडल करके जो है, तो इनके द्वारा इसको लिखा गया, तो याद रखिएगा। अब आते हैं कि हरित क्रांति की अगर कहें, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय हरित योजना। क्रांति किससे संबंधित है? पेड़ पौधों से। बताइए। कृषि। हमने अभी तो इंदु जी ने कहा ना कि फर्स्ट, दूसरी, तीसरी किससे है? कृषि से है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? बताइए इंदु जी। हाँ जी सर, फसलों से। हाँ, फसलों से संबंधित है, तो याद रखिएगा। तो ये फसल थे। और हरित क्रांति के कभी क्वेश्चन पूछा जाए, जन्मदाता कौन में है? नॉर्मन बोरलॉग। बिल्कुल सही। तो इनके ही द्वारा ये किया गया था। ठीक है। तो बेशक अब अगर हम देखें, तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। और यहाँ पर का चतुर्थ क्रांति का मॉडल किस पर आधारित था? डी.आर. गाडगिल। बताओ। डी.आर. गाडगिल मॉडल पर। बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डी.आर. गाडगिल मॉडल किस पर आधारित है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है। अब मुझे बता सकते हैं, जो राष्ट्रीय विकास, सर जो ये राष्ट्रीय विकास, क्या हुआ? हाँ, सर ये मॉडल क्या हुआ, मतलब कैसे? अब कैसे बना? हमने कहा कि हम अपने देश को एक स्वच्छता का मॉडल बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? बत, स्वच्छ भारत। हम भारत को गंदगी मुक्त करना चाहते हैं। सर ऐसा देश कि लोग उसका अनुसरण करें। समझ गए ना? मॉडल क्या है? ठीक है, अलग अलग मॉडल पे बनते हैं, तो ये याद लिख लीजिए, इतना छोटा मोटा क्वेश्चन ना करें। अब मुझे बता सकते हैं कि हमने कहा कि जो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे माना गया है? राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। हैं? सुभाष चंद्र और बोस। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सर और प्रधानमंत्री। योजना आयोग का, गीता? तो प्रधानमंत्री सर। योजना आयोग और नीति आयोग क्या है? एक ही है, अलग अलग विभाग हैं? एक एक ही है ठीक सर। है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, आर्थिक नियोजन के युग की जो प्रारंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में क्या आता है? कृषि और का इसका नियंत्रण घटता ही जा रहा था। देखिए, हम इकोनॉमी प्लानिंग की अगर बात करते हैं, तो जब हम आर्थिक नियोजन के युग में जब पहुंचे, तब उस समय भारत में जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद था, जो ग्रॉस नेशनल इनकम की जब हम बात करेंगे, तो उस समय जो हमारे एग्रीकल्चर का जो स्तर था, वो दिन पर दिन घटता हुई जा रहा था, निरंतर उसमें कमी आ रही थी। वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही थी उसमें उतना ज़्यादा। हमने कहा कि मोटे अनाज, खाद्यान्न, ये तमाम चीज़ें, तो वो उतना नहीं हो रहा, तो ये निरंतर घटता हुआ जा रहा था। कब ये घट रहा था? जब हमने कहा आर्थिक नियोजन का जो युग आया, तो उस समय भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय होती थी, तो उसमें कृषि का हिस्सा निरंतर पहले बढ़ोतरी था, निरंतर वो हिस्सा, कृषि का हिस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यह देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब हम किसी पंचवर्षीय योजना के विकास केंद्र उपागम अपनाया गया है। देखिए, केंद्र उपागम जो अपनाया गया था, वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत से अपनाया गया था। और भारत में अगर स्वपोषित है विकास की संकल्पना की जब हम बात करते हैं, तो वो पंचवर्षीय योजना द्वारा अपनाई गई थी। तो याद है ना, पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। और जो ये अपनाई गई थी, तो ये चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत इसे अपनाया गया था। तो हमने कहा कि भारत में स्वपोषित है
जो की कल्पना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? प्रथम जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत की संकल्पना फोर्थ जो सर्वप्रथम जो फोर्थ फोर्थ सजोई गई थी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब वो योजना कौन सी थी? पंचवर्षीय योजना की तो हम बात कर रहे हैं, तो वो चौथी नंबर की वो पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत हमने स्वपोषित विकास के बारे में बात करी। सेल्फ की अगर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो इसमें हमने क्या करा था? चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें हमने देखा। अब हम कहते हैं निर्धारित अवधि में एक वर्ष से पूर्ण नहीं समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? देखिए, एक वर्ष ही पूरे जो उसका निर्धारित समय था उससे पूर्व एक समय पहले ही क्या हो गया, ये कंप्लीट या क्या समाप्त हो गई। समाप्त हो गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। कोई भी क्वेश्चन बनेगा, वह कौन सी वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय से पूर्व ही समाप्त हो गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय अब योजना। यहाँ पर देखिए, ये कहता है गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, किसमें स्थान रखा गया था? कहने का मतलब है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय हाँ, योजना तो में। पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो याद रख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। और छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल तो पर। आगत निर्गत जो मॉडल है वो किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? छठी पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? हमने कहा कि समता समानता की बात करते हैं, और सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं, सामाजिक न्याय और समानता। अब यहाँ पर समाज को एक समान न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की। हम कभी समाज में सभी को न्याय की जब हम बात करते हैं, समानता एक समान न्याय की जब हम इसकी संकल्पना अगर लिए लिए हुए हैं, तो इस पर जो बल दिया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना ठीक है, पर। ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया था? अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं स्टैटिक डिपार्टमेंट में 2012 से 2018 के मध्य तक मैं स्टैटिक डिपार्टमेंट में रहा, तो स्टैटिक डिपार्टमेंट के कई चीज़ें मुझे भली भांति परिचित है। स्टैटिक विषय भी मेरा रहा है, इस पे मैं पीजी भी किया हुआ हूँ। तो ये जो 20 सूत्री जो कार्यक्रम होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये टारगेट सेट होते हैं सभी राज्यों को, केंद्र सरकार ये टारगेट सेट करती है, जितना केंद्र सरकार ने किसी योजना में व्यय किया गया है पैसा, इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पर और जनपद स्तर पर क्या टास्क फोर्स कमेटी गठित होती है। तो टास्क फोर्स समिति जब गठित होती है तो उसमें कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जितना केंद्र से जो पैसा मिला है, जो टारगेट रखा गया, जैसे अभी कह रहे थे कि कितना ऋणात्मकता जारी थी, इंदु जी कह रही थी, तो क्या होता है जो टारगेट फिक्स रखे जाते हैं, मान लीजिए 2 पल के लिए हमने कहा मत्स्य और मुर्गी बाड़ा की, हमने कहा बकरी बाड़ा की बात करी, हमने कहा कि उत्तराखंड के जैसे अल्मोड़ा जनपद है या फिर नैनीताल जनपद है या उधम सिंह नगर जनपद है, हमने कहा कि इस जनपद में 1000 किसानों को 3000 बकरियों को दिया जाएगा। तो उसके सापेक्ष जो हम 3000 बकरियां जो हमने एक वित्तीय वर्ष में जो दिए है, ये वित्तीय वर्ष में चलता है, हमने कहा कि 1000 किसानों को 3000 हमने क्या किए, बकरियां दी। तो अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि 3000 का कहीं ना कहीं उसका दुगना होना, या फिर उससे अगर 3000 से 4000 या 5000 हो, तो हमारा लक्ष्य क्या है, बढ़ोतरी की तरफ है। जब बढ़ोतरी होगी तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी या कहें प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जब प्रति व्यक्ति आय में जब बढ़ोतरी होगी, तभी हम राष्ट्र की आय की गणना कर सकते हैं।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए 3,000 बकरियां दी 1,000 किसानों को, तो 3,000 बकरियां एक हफ्ते में ही बेच बाच के काट कूट के खा ली, तो क्या ये ऋणात्मक की तरफ जाएगा या धनात्मक की तरफ जाएगा? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक गया। उससे क्या हुआ, जो हमने कहा सकल घरेलू उत्पाद की गए, तो उसमें कहीं ना कहीं ऋणात्मकता रही, उससे कोई उत्पादन में वृद्धि तो नहीं हुई। आर्थिक नुकसान जिसे हम कहते हैं ना आर्थिक नुकसान, तो आर्थिक नुकसान हुआ एक तरफ से देखा जाए। सरकार ने क्या करा, सरकार ने किसानों को सब्सिडी में कहें या 1,000 किसानों का चयन करा जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट 3,000 बकरियों को या मुर्गी बाड़ा या फिर मछली पालन या फिर आपके मशरूम का उत्पादन के लिए बात करें, तो अलग अलग चीज़ें हमने दी या सिलाई मशीन के अंतर्गत करी। तो ये सारी चीज़ें होती तो उनका क्या रखा जाता है, पूरा डाटा रखा जाता है, उसके आधार पर क्या है रैंकिंग दी जाती है। एक तो राज्य स्तर पर जनपदों को रैंकिंग दी जाती है और फिर राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। समझ में आ रहा है, कौन सा राज्य 20 सूत्री जो ये प्रोग्राम है इसमें कितना शानदार वर्क कर रहा है, तो ये इसका मतलब होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1975 में इसको क्रियान्वित किया गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगी कि नीति आयोग वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 दृष्टिपात्र 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा पर प्रकाशित हुई है। नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं, तो नीति आयोग वर्तमान में क्या है, नीति आयोग है जो पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर किया गया था 15 वर्षीय दृष्टिपत्र और साथ ही 7 वर्षीय जो रणनीति और 3 वर्षीय क्या है कार्य एजेंडा क्या होता है, ये इसको प्रकाशित किया। तो याद रखिएगा, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। अब कहते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? बता सकते हैं? इंटीग्रेटेड रूल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब हम बात करेंगे तो योजना समता एवं न्याय पर संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का इसमें रखा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, मुझे ये बता सकते हैं, अगर कोई समझ सका हो तो मुझे ये बता दीजिएगा, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि ऋणात्मकता की तरफ रही थी? सर तीसरी। पक्का? जी सर, जी सर। बिल्कुल सही है। देखिए, हमने जब आपसे यहाँ पर हमने बात करी थी, जैसे हम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? सातवीं। और किस सूची में संबद्ध किया गया है? समवर्ती हैं? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में किया गया है। तो हाँ, एक चीज और बता दो फिर मुझे, तो जो ये छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? सर आगत निर्गत। आगत निर्गत था। जी सर, आगत निर्गत मॉडल पर। जो नियोजित भारत का विकास मॉडल किस वर्ष को लागू किया गया था? सर 1 अप्रैल 1951। हाँ ठीक। अब ये बता दीजिए, एक क्वेश्चन था कि द एशियन ड्रामा किसके द्वारा रची गई थी? गुनार मेडल। किस पे आधारित थी?
सर रोलिंग प्लान पे अवनत कुछ किसने था, रोलिंग प्लान। किसने से वो किया गया था, इसको किसने लागू किया गया था, किस पार्टी के द्वारा किया गया था? जनता पार्टी। सर जनता पार्टी। चलिए, बेहतर है आप लोगों ने इसको समझा। इतना आप लोगों को मुझे लगता है पूर्व में जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से, किताबें तो आपके पास हैं ही। थोड़ा हमें क्या है, किताबों को पढ़ने से पता नहीं चलता है, हमें क्या होता है, हमें समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। समझ में आ गया ना इंदु जी? ये वाले तो सारे टॉपिक मुझे लगता जी है सर। जितने भी प्रश्न हमने अभी आज साझा करे तो ये सारे क्लियर हो गए होंगे। सर क्लियर हो गए, लेकिन अभी थोड़ा इनको पढ़ना पड़ेगा ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। हाँ, अब यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखो, हम यहाँ पर रख रहे हैं योजना और अवधि और उसका मुख्य उद्देश्य, थोड़ा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है सर जी? सर थोड़ा सा मुझे ये समवर्ती सूची के बारे में समझा जिस दीजिए दिन सर। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो अभी वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो उसको अगर मैं समझाऊंगा उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी ये समझिएगा, जिस दिन पॉलिटिकल साइंस का लाएंगे तो समवर्ती सूची को पहले ही मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है? अभी हमारा मेन उद्देश्य क्या था, हमने कहा ये देख पा रहे होगे, आर्थिक सामाजिक नियोजन को किस में वर्णित किया गया। आपको पता है समवर्ती सूची के अंतर्गत ये वो किया गया है। और क्या थे, सातवीं अनुसूची जिसे हम भाग कहते हैं, सातवां, जो अनुसूची का मतलब होता है कि सातवें भाग पर और समवर्ती सूची को विभाजित किया गया, तो उसमें राज्य फाज्य सभी कुछ आता है, तो उसमें अभी हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। आप कहते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 91 to तो याद रखिए 56, 5 साल के वर्षों लिए। के लिए एक योजना को क्रियान्वित किया जाता है। 1 अप्रैल से अगर वो स्टार्ट हुई तो 31 मार्च 2056 तक वो रहेगी, तो एक अपने हिसाब से जोड़ते हुए चलिएगा आगे को, तो वह निकलते हुए जाएगी। जो प्रथम जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, तो उत्पादन, कृषि उत्पाद में वृद्धि करना था, उत्पादन और धन और आय में क्या समान वितरण करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसमें औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसमें क्या रखा था, उसको फोकस रखा गया, और भारी भरकम जो उद्योग थे, जो भारी उद्योगों का विकास करना था, इंडस्ट्रियों को खड़ा करना था, ये याद रखिएगा। और तीसरी थी आपकी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, खाद्यान्न से संबंधित थे, जिसमें रोजगार के अवसरों को पैदा करना था, कृषि के क्षेत्र में असमानता में कमी लाना था, ठीक है। और एक तीसरी एक ये क्या था, वर्षीय योजना, एक वर्षीय योजना थी। कहने का मतलब है कि 3 साल का टर्म में चली थी, ठीक है। तो यह 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक थे, तो ये 3 साल के टर्म में चली थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये समझ गए? तो बेसिकली इसको पढ़ लीजिएगा, इतना अगर मैं समझाऊंगा पूरा वो लग जाएगा। बेसिकली आप ये पढ़ लीजिए, ये थोड़ा यहाँ पर से समझने का प्रयत्न करेगा। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं है, तो यहीं से इसको ब्रेक कर दिया गया था। ये योजनाओं को 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक हमने कहा था, तो मगर ये पंचवर्षीय ने 12वीं पंचवर्षीय को ब्रेक कर दिया था। इसमें तीव्र और समस्त और आर्थिक समावेश विकास को रखा था, और घरेलू उत्पाद उस समय क्या थी, 8% की अगर जीडीपी में बढ़ोतरी उस समय हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में थे। जब उन्होंने छोड़ा तो उसके पश्चात ही इस योजना को बीजेपी की आई थी, तो वो ख़त्म कर दिया। तो आज अगर हम जीडीपी की अगर बात करें तो हमारे बहुत ही निम्न स्तर पर जा चुकी है। हमने कहा 8% सकल घरेलू उत्पाद पे यहाँ पर रखा था, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो इसको देख लीजिए। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर। तो मिलर मॉडल किसको संबंधित है? सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना किस व्यक्ति विशेष के नाम को
संबोधित करती है? जॉन डब्ल्यू देखो मिलर। क्वेश्चन अपने तरीके से जॉन बनना है जॉन फिर डब्ल्यू विकास मिलर वाला। मॉडल। तो मानव विकास के बारे में विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, जिसमें मानव के विकास के बारे में चर्चा की थी, उसके सभी प्रयासों के तत्वों को मद्देनजर रखते हुए ये पंचवर्षीय योजना को माना गया था। अब हम अगर देखें तो ये है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को भी हम आपको यहाँ पर देखते हैं। तो ये कहता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना थी अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक का ये था। तो ये शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सके, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना था और आधारित जो संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना था। तो बेसिकली ये देखिए कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी तो वो एक शताब्दी के अंत को मानव शक्ति के पूर्ण में प्रयोग करने के लिए रखा गया था। तो इसीलिए इसे रखा गया है। तो ये कहता है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश प्लानिंग हॉलिडे लाया गया था? कितनी बार लाया गया था? क्वेश्चन बनता है प्लान हॉलिडे कितनी बार लाया गया था? 3 बार। 3 बार। तो याद देखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय पंचवर्षीय। तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसको थोड़ा देखिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना में कहता है कि उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य की बात की गई थी। यहाँ पर शिक्षा, समृद्धि और शांति उसमें सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता। सर ये 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? हाँ जी, सर ये अरे 10वीं सॉरी, पंचवर्षीय योजना है हाँ जो आप बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सही रहे हैं। कह रही हूँ। तो यहाँ पर जो कह रही है 9वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर कृषि और ग्रामीण विकास के बारे में बात करती है और जो कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि का जनसंख्या में वृद्धि में रोक लगाना। जनसंख्या इसमें बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही। मुझे एक बता सकते हैं कि ग्रामीण आर्थिक जो विकास दर थी कितनी थी? ग्रामीण क्षेत्र में विकास 46 और महानगरों में 54। अब देखिए, एक मैं आपको बहुत ही मार्मिक प्रश्न बताने जा रहा हूँ, या कहें ये रीढ़ की हड्डी है। ये प्रश्न इतनी दफे पूछा गया है, इतनी दफे पूछा गया जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, पंचवर्षीय योजना में 1992 में नाबार्ड, याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? 82 में की गई थी। 82। ठीक है, तो ये नाबार्ड पूछा जाता है। नाबार्ड किसको संबंधित है? नाबार्ड किससे रिलेटेड है? पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना से तो है बच्चा। तो नाबार्ड किसको किससे संबंधित? सर जो गांव में नहीं वो सर जो खेती बाड़ी के लिए वो देते हैं, लोन देते हैं। बैंक की स्थापना की गई थी, कह रहा है नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की यहाँ पे क्या थी? बैंक। तो बेसिकली नाबार्ड किससे संबंधित है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बैंक से संबंधित है। ये बैंक, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये क्या करता है, लोनिंग जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को ये क्या करे, अपने ऋण से कहीं ना कहीं उसमें सब्सिडी प्राप्त होती है। तो ये उससे अब नाबार्ड में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? एक्जिम बैंक से। एक्जिम बैंक से। झूठी बता सकते हैं? नहीं सर, ये प्लानिंग कमीशन ही देता होगा ना, सरकार देती होगी, सेंटर। अब देखो, नाबार्ड में जो पैसा आता है वर्ल्ड बैंक से आता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये बहुत ही ज्यादा मार्मिक प्रश्न है अपने आप में। तो नाबार्ड में जो भी पैसा आता है, इसमें वर्ल्ड बैंक से क्या लिया जाता है, जो भी वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा देता है तो वहां से खर्चा यहाँ से किया जाता है, याद देखिएगा। ठीक है। और सर ये जो एक्सिम बैंक है, तो इसकी स्थापना भी की गई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं जो पंचवर्षीय विकास में कहीं ना कहीं इसने भी अपने योगदान दिया था। मगर इतना ये वाले बैंक के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं गया है। इस बैंक के बारे में मैंने कभी ज़्यादा
पढ़ा भी नहीं है। स्पष्ट तौर पे करूँ तो जहाँ पे हमने कहा नाबार्ड को ही ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो ग्रामीण, जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, या फिर अलग अलग नैनीताल ग्रामीण बैंक है, या अलग अलग जो बैंक है, तो इनमें ये नाबार्ड बैंक को स्थापित किया गया है। और राज्य सरकार द्वारा जितने भी जो इन क्षेत्रों में या जो फंडिंग की जाती है, जो योजनाएं बना दी, जो प्लानिंग करी जाती है, इसके आधार पर क्या कीजिए था, इनमें ऋण दिया जाता है, जिसमें 60% यहाँ पर क्या होता है, ऋण आपको माफ होता है, और 40% आपको क्या करता है, जमा करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई है। ठीक है सर, जो ये लोन लिया जाता है तो ये किसी के लिए होता है कि और चीजों के लिए भी होता है सर? देखिए, सरकार की अपनी योजनाएं हैं। मान लीजिए आपको सिलाई सेंटर खोलना है, ठीक है, सिलाई सेंटर खोलना है, आपने नाबार्ड से ऋण लिया, 2 लाख रुपए का आपने ऋण लिया। तो 2 लाख का जो ऋण लिया, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए ले, तो 2 लाख में से आपने क्या करे, 1,40,000 के आसपास क्या करें आपने पैसा, ये लेके चलो कि इस लगा तरीके से दिया। समझो कि 1 लाख का जी। आपने ऋण लिया, 1 लाख का ऋण है जो आपने लिया, उसमें से आपको 60,000 माफ हो गए। आपको कितना जमा करना है, 40,000 रुपये ही जमा करने हैं। और जो 60,000 जो है, तो वो सरकार आपको क्या देती है, आपको अपना जो स्टार्टअप है उसे खोलने के लिए मदद करती है। समझ गई? जी सर, ये भी कह सकते हैं कि सब्सिडी दी। सब्सिडी, बिल्कुल सब्सिडी कहते हैं उसको। अब यहाँ पर देखो, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में की गई थी? 10वीं। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से लाई गई थी? ये देखो, 2000 से 2007 के मध्य ये 2002 से। लाई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, शिक्षा संबंधी सुधारों में सुधार लाकर जी जीवन सर। की गुणवत्ता को बेहतर किया जाए। समावेशी शिक्षा की जब हमने बात करी थी, याद है आपको? समावेशी शिक्षा जब हम बात करते हैं असमानता को कम करना, समावेशी शिक्षा की क्या कहती है? सर समावेशी शिक्षा कहती है कि जो भी बच्चे हैं वो सब एक क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे और किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो शिक्षा के लेवल पे जो भी हाँ, जी ठीक है। सर। अब देखिए, हमने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ में हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में अगर आप देखोगे, जो सर्व शिक्षा अभियान थी 2000 में लाया गया था, मगर इसको क्रियान्वित जो किया गया था 2000 कब से किया गया, 2 से इसको क्रियान्वित किया गया था। इसका जो लक्ष्य रखा गया था, कब तक का रखा गया था, इसकी परिपूर्ति की अगर हम बात करें 2014 तक के लिए ये लक्ष्य रखा गया था। फिर उसमें मनमोहन सिंह इसमें कह रहे थे कि इसमें आगे बढ़ाया जाएगा, तो वो नहीं बढ़ा। तो उसके फिर भी आपके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या था, राष्ट्रीय कुछ इसमें सैम पटौदा रहे थे, तो उसको लाया गया था। तो ये तमाम चीज़ें, राष्ट्रीय ज्ञान हाँ, तो आयोग। ये चीज़ें लाई गई थी। अब यहाँ पर देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? लक्ष्य की जब हम बहुमुखी लक्ष्य, 8वीं। न केवल विकास और निर्धनता को कम करना था, बेसिकली हम कहें इसमें निर्धनता कम करनी थी, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करनी थी, और जो निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना था, और हरित क्रांति, जो द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति बनानी थी, और उच्च कोटि यहाँ पर रोजगार सृजन करने थे, और पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान दिया। क्वेश्चन पूछा जाए, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पर्यावरण को संरक्षण करना रखा गया था? पर्यावरण की संरक्षण, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति व्यापक तौर पर बनाई गई थी? सर 11वीं। हाँ, तो हम अभी चर्चा जिस पे कर रहे हैं, तो 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं की बात, तीव्र और समावेशी विकास की। तीव्र का मतलब होता है बहुत तीव्र गति से विकास की दौड़ में दौड़ना, और समावेशी मतलब सभी को साथ लेकर चलना। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के संबंध में विषय वस्तु क्या है? अनिवार्य और प्रारंभिक शिक्षा, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं। निःशुल्क शिक्षा कब से कब तक की दी, कौन सी एज तक की बच्चों को दी जाने की बात की गई थी? 6 से 14 साल। 6 से 14 साल कह रही हैं आप। मुझे ये बता सकती है एनईपी 2020 में 5+3+3+4+ का जो रेशियो था वो क्या कहता है? वो वहाँ पर कितने वर्ष तक का कहा जाता है इसमें?
सर जो पहले 3 है वो है हमारी बाल वाटिका के लिए, सॉरी पहले 5 है वो बाल वाटिका और फर्स्ट सेकंड क्लास के। उसके बाद 6, 7, 8 है, फिर 3 है, फिर 9, 10, 11, 12, ये 4। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। तो याद देखिएगा, कल जैसे आप सभी को पता है, क्या उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है? जी जी सर, जी सर, 27 जनवरी 2025। 27 जनवरी 2025। कल हमारा टॉपिक इसी पर आधारित रहेगा, तो याद रखिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप में बनेगा। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इससे पूर्व हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, मगर क्योंकि ये पारित हुआ है, कौन इसके पारित करने वाले कौन, इस कमेटी के कितने सदस्य थे, किसके द्वारा किया गया था, क्या किया गया, ड्राफ्टिंग कब बनी थी, ड्राफ्ट को केंद्र सरकार ने द्वारा कब हरी झंडी दी गई थी, राष्ट्रपति द्वारा इसे कब मोहर लगी थी, ये सारी चीज़ें पर हम चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा, कल मैं इस पर पढ़ूंगा, कल आपको इससे क्वेश्चन करूंगा। तो मुझे आई थिंक, मुझे लगता है सभी बच्चे इसको एकदम जैसे तोता बोलता है ना, टक 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 करके, तो उसी तरीके से आपने भी बोल देना है मेरे को फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें अभी एक चीज और सर इसमें एक चीज और पड़ी थी अभी, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है। जो 1 साल रही थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी सर? 1 साल जो रही थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी? 1 साल वो निकल गया 1 साल दिमाग। तो कोई, जी पढ़ा था सर अभी। वो 3 साल रही थी, उस समय से पूर्व ही 3 उसका क्या साल हो गया था, समाप्त हो गई थी। समाप्त हो गई थी। कौन सी थी? नहीं आ रहा याद या सर। सर 5वीं। 5वीं। दिखाए आपको? जी कहाँ गया वो, आपको दिखाते हैं। सर ये भेज देना ना, वो अपने आप ढूंढ लेगी। 5वीं। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष, ये कह रही है, इनका जो कॉन्सेप्ट था ये वाला था, प्रश्न इन्होंने पूछा ये, तो इनको दिखा भी देते ना। 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने जी वाली सर। पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो ये कॉन्सेप्ट है कि 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ये भी बनेगा, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्ष तक चली, उसके पश्चात वो योजना समाप्त हो गई। 5वीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया, यहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए, 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना। जी जी गीता जी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ हाँ जी, यही कंफ्यूज हो रहा था सर। दूर हो गया? जी जी सर, अपने पढ़ने में और सर के पढ़ाने में अंतर तो होता ही सर, आपके समझाने से तुरंत हो जाता है वो। चलिए अच्छी बात है, बस आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे ठीक है होंगे, सर। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र, सतत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इंदु जी ये बताइए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद या कहीं जीडीपी कितना प्रतिशत थी? सर 8% था। हैं? 8%। 8%। ठीक है, 8%। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये समझ गए, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया? जी जी सर। जी सर। सर नोट्स भेज दीजिएगा ये वाले। ओके, अभी भेजता हूँ। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो, आज तो क्लास में ही हो गया हाँ सर, जी, आज तो क्लास में ही क्लियर हो गया। अच्छी बात है, आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आय ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे क्या है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमने चर्चा कर ली है। अब हमारे यहाँ पर देखिए, आप कृषि हमने चर्चा करी। अब हमारे देखिए जी कहाँ सर। करी, अभी हमारा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, और जो सेक्टर है इस पे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये है वाणिज्यिक सेक्टर की अगर हम कहें, तो इसके बाद हमारा ये 2 टॉपिक और बचते हैं। तो 2 टॉपिक कृषि वाणिज्य, कृषि हो गया, और साथ ही वाणिज्य और उद्योग, ये एक ही है। तो ओवरऑल हमारा जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का हमारा
ये लेके चले कि कंप्लीट हो जाता है। देखिए जैसे इससे इधर उधर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इतना ध्यान रखना, जितना मैं बता रहा हूँ इससे ही क्वेश्चन। अब देखिए हमने उद्योग की बात करी, इंडस्ट्री सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा। तो याद रखिएगा, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूरदर्शन बीएसएनएल की 2000 में, 2000 ठीक है। में। तो ये आज के लिए सफिशिएंट है या ये कोई और टॉपिक क्लियर करना है तो बता दीजिए। सर आज के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन ना एक और क्लियर करना है, वो कल कर दीजिएगा। एक वन क्षेत्र होता है, एक वन क्षेत्रफल होता है। मुझे ना इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं मतलब कुछ नहीं पढ़ पाई उसका। फिर से दोहराओ। एक वन क्षेत्र, एक वन क्षेत्रफल, और कभी बोले कि पौड़ी में जंगल सबसे ज्यादा है, कभी आ रहा है नैनीताल में ज्यादा। मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एक हेक्टेयर होता है, एक वन क्षेत्र होता है, एक वन वर्ग किलोमीटर होता है। ये 3 अलग अलग तरीके से होते हैं। तो कहीं यहाँ पर इसमें संभावनाएं सही कहा आपने, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है। इसको हम देखेंगे। यही कहना चाह रही हैं? जी सर, जी सर। चलिए इसको हम कल देखेंगे, फिर इसको पूरी तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी आपको ये